नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे और नतीजों के बाद जो रायता फैलाया गया, जिस तरह से एक नैरेटिव गढ़ा गया, नैरेटिव क्या कि जी 99 सीट कर जीत करके हम तो जीत गए हैं और 240 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी हार गए हैं। और याद होगा आपको, जब रिजल्ट आ ही रहे थे तब ये लोग ख्वाब देखने लगे थे कि हम सरकार बना लेंगे और नरेंद्र मोदी को तो रोक देंगे, लेकिन ये भूल गए कि एनडीए की ही 290 से ज़्यादा सीटें घोषित हो चुकी हैं। बहरहाल इनका वो सपना तो टूट गया साहब। इसके बाद इन्होंने संविधान की प्रतियां लेकर के जिस तरह का नाटक नौटंकी किया वो भी देश के सामने आ गया। इसके बाद भी जिस तरीके से ये जाति जाति कार्ड खेल रहे थे, जिस तरीके से ये राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने दे रहे थे, संसद के भीतर भी संसद के बाहर भी जिस तरह का एक पूरा प्रहसन इनकी तरफ से किया गया, नाटक नौटंकी की गई। और अब अगर हम देखें तो जिस तरीके से बजट सत्र में भी राहुल गांधी का जैसा भाषण हुआ और जिस तरीके से वो जाति का कार्ड अभी भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर ने यही तो पूछा था कि जिनको यही पता नहीं है कि उनकी अपनी जाति क्या है, वो जाति का कार्ड खेलते हैं, दूसरों की जाति पूछते हैं, पत्रकारों की जाति पूछते हैं। भाई अखिलेश यादव भी, अब पूरा नाम बताओ। अच्छा, मिश्रा जी हैं या सिंह हैं तो आप उन पर जो है चढ़ जाएंगे। राहुल गांधी, वो भी पत्रकारों की जात पूछ रहे थे पिछले दिनों, लेकिन जब अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया आपकी जात तो आप उखड़ गए। उखड़े तो आज कई मुद्दों पर, और निर्मला सीतारमण भी जितनी तैयारी के साथ आई थी, उसने तो एक तरीके से कांग्रेस को निवस्त्र कर दिया और आंकड़ों के साथ किया कि आपके बजट में तो 26-26 राज्य गायब रहते थे, उनके नाम ही नहीं लिए जाते थे। आप केवल हम पे तोहमत लगा रहे हैं कि हमने केवल बिहार और आंध्र प्रदेश को ही दिया, बाकी सब राज्यों को। इसका मतलब ये है कि अगर बजट में जिन जिन राज्यों को बजटीय प्रावधान दिए जा रहे हैं उनके नाम नहीं लिए जा रहे, तो उनको कुछ नहीं दिया गया। मतलब जैसे देश जो है वो बिना राज्य के ही होता है। अगर देश का बजट आ रहा है तो राज्यों के लिए उसमें कुछ नहीं है और देश के लिए है। बड़ी बेहुदा सी बातें की गई, लेकिन निर्मला सीतारमण ने हलवे से लेकर के तमाम चीजें उनका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया आज राहुल गांधी को। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित रहा शशि थरूर वाला प्रकरण और अनुराग ठाकुर वाला प्रकरण। सीधे जुड़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी के साथ और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। अनुपम जी, अनुराग ठाकुर ने जो कुछ कहा, पहले उस पर चर्चा करें या शशि थरूर वाले पे चर्चा करें? दोनों अलग मुद्दे नहीं है साहब, दोनों ही अनुराग ठाकुर से ओरिजिनेट हुए हैं। आप कहीं से भी उठाएं। आज तो संसद का जो सत्र का या ये दिन था, ये बहुत ही दिलचस्प रहा। आज सुबह जब मैंने 11 बजे टीवी खोला तो मैं पहले बड़ा डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि ओम बिरला साहब लोकसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी पे बैठ भी नहीं पाए थे और हंगामा शुरू हो गया। और इतना तमाशा साहब, ये जंतर मंतर है क्या जहाँ तुम रोज प्रदर्शन और तमाशे कर रहे हो? और आप कि ये मुद्दा वो मुद्दा, तो उन्होंने ओम बिरला साहब ने कहा कि भाई ये प्रश्न प्रश्न काल है, क्वेश्चन आवर है, और इसमें आप पहले से आपने नोटिस दी रखी होती हैं। यहाँ पे सांसद, यहाँ पे मंत्री लोग अपने जवाब तैयार करके लाते हैं, उन जवाबों को सुन लीजिए। प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे चलता है और 12 से 1 बजे तक शून्यकाल चलता है। शून्यकाल में वो मुद्दे उठाए जाते हैं जिनकी पहले से नोटिस नहीं होती, जो एजेंडा पे नहीं होते। सर हम शून्यकाल में आपकी बात सुन लेंगे, पर साहब वो सुनने को नहीं तैयार, एकदम हंगामा मचा दिए। तो कमाल की बात है, इसलिए आप सांसदों को चुन के भेजते हैं। भाई देखें, जहां तक प्रशासन चलाने का सवाल है तो आईएएस आईपीएस अधिकारी चला रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चला रहे हैं।
कि संसद और विधानसभा का मतलब क्या है? संसद और विधानसभा इसलिए होती है, हम अपने विधायकों को, हम अपने सांसदों को इसलिए चुन के भेजते हैं कि वहां जाकर सरकार से सवाल करें। वह प्रश्नकाल एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है भाई, वो मतलब संसदीय परंपरा की आत्मा है, आप समझे। बहस तो बाकी जो होती है, कानून बनाते हैं उसमें बहस करते हैं, वो सब अपनी जगह है, पर सरकार की परफॉर्मेंस से विपक्ष को घेरा जाता है, विपक्ष घेरता है। तो सवाल ये कि विपक्ष के लोगों ने ही सवाल किए हैं, विपक्ष के लोगों ने ही सवाल किए हैं, जवाब दे रहा है सरकार को, और आप आप जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं, आप हल्ला मचा रहे हैं। तो इनिशियली आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे लगा कि आज का दिन भी ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, लेकिन सेकंड हाफ आते आते ही अनुराग ठाकुर ने एकदम से, जिसे कहना चाहिए, एक नई जान ला दी इसमें। सुन लेते हैं अनुराग ठाकुर ने कहा क्या था एक्चुअल में। आती है माननीय सभापति माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। ये सब बाद में राहुल गांधी ने कहा कि मेरा बड़ा अपमान कर दिया गया। उधर अखिलेश यादव की भी बाइट में देख रहा था, वो भी कह रहे थे कि आप जात कैसे पूछ सकते हैं किसी की। तो ये विशेषाधिकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ही है क्या जात पूछने का? और बिना जाति पूछे आप जाति जनगणना कैसे कर सकते हैं? और इनको इतनी मिर्ची लगी क्यों? हिपोक्रेसी का अधिकार तो डेफिनेटली हमको साफ दिखे। मतलब अखिलेश यादव जाति के नाम पे पीडीए बनाते हैं, मतलब सुबह से शाम तक 1000 बार पीडीए 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 पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बोलते हैं। मीडिया में पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हैं, वो तो ये तक दावे करते हैं कि मैं तुम्हारे कपड़े का रंग देख के बता दूंगा तुम्हारी जाति क्या है और तुम्हारी राजनीतिक विचारधारा क्या है, तुम किस पार्टी से जुड़े हुए हो। जातिगत जनगणना की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट कहते हैं, एक योगी को कहते हैं जाति न पूछो साधु की। तो आप तो सब साधुओं की भी जाति पूछते हैं। राहुल गांधी खड़े होके बीच अपनी पदयात्रा में जीप पे खड़े होके एक पत्रकार को ह्यूमिलेट करते हैं, अपनी जाति बताओ, अपने मालिक की जाति बताओ। फोटो दिखा के पूछते हैं इसमें कौन जात का कौन सा है। आज मैंने अपने जो चैनल था घूमता आईना पे, मैंने उसमें वो फोटो दिखाया, मैंने कहा बताएं साहब ये राजीव गांधी फाउंडेशन का फोटो है, अरबों खरबों रुपए है उसमें, कौन है उसमें? प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके दरबारी। एक दलित नहीं, एक पिछड़ा नहीं, और तो और एक मुस्लिम भी नहीं। जो आपके हाथ में है उसमें आपको एक दलित एक पिछड़ा नजर नहीं आता। और सरकार से आप पूछते हैं ये फोटो दिखा के, अरे वो फोटो 1990 के पहले के अधिकारियों की है, वो उस समय की है जब कांग्रेस ने मंडल आयोग लागू नहीं किया था। 1980 में रिपोर्ट आ गई थी, 1989 तक लागू नहीं किया, 90 में लागू हो गया, पिछड़ों की भागीदारी बढ़ गई। तो चलिए, हालांकि ये भी चले, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि पिछले कब कितने थे इसमें। तो जो लोग हर जगह जात के, आज भी आप जातिगत जनगणना कह रहे हैं, तो वो जातिगत जनगणना कैसे होगी? लोगों की शर्ट का और लोगों के कपड़ों का रंग देख के आप जातिगत जनगणना करेंगे? जब आप जाति कैसे पूछ लिया, जाति कैसे पूछ लिया? ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो कांवड़ियों को रोक रोक के उनकी जाति पूछते हैं। यस, आज वो भी नाराज है। रवीश कुमार का तो जुमला ही एकदम मीम बन गया है, कौन जात हो, आज वो भी नाराज है। मतलब आप सोचिए जरा से, पूछने का ठेका इनके पास हो ना हो, लेकिन सब हिपोक्रेसी का ठेका तो हो गया इनके पास। इन्होंने एक, अच्छा, अनुराग ठाकुर ने हालांकि किसी का नाम भी नहीं लिया था, हालांकि सबको मालूम है कि राहुल गांधी की बात कर रहे थे वो। उन्होंने नाम, हाँ, सबको मालूम है, और बल्कि उन्होंने कहा भी कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप क्यों खड़े हो गए भाई? तो अजीब सा है। अब राहुल गांधी खड़े होके मैं दलितों के लिए गाली खाने के तैयार हूं, मैं ओबीसी के लिए गाली खा रहे। भैया, भारत सरकार से रोज कह रहे हो जातिगत जनगणना कर लो, और खुद कर्नाटक में 10 साल के करके रखी हुई है, उसको जारी नहीं कर रहे हो। 300 करोड़ रुपए उसमें खर्च करा चुके हैं सिद्धारमैया। पिछली बार भी सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, आज भी सिद्धारमैया अरे मुख्यमंत्री हैं। साहब, ये और फोटो जनगणना दिखा होकर रखी है आप। ये फोटो दिखा करके पार्लियामेंट में पूछ रहे थे कि इनमें दलित और आदिवासी और पिछड़े हैं ही नहीं इन अफसरों में।
तो साहब अब निर्मला सीतारमण जी ने भी पूछा राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने दलित और कितने पिछड़े हैं भाई, वो तो आपकी जेब की संस्था है, उसके लिए बिल्कुल। तो आपको कुछ करना भी नहीं है, उसको तो बस ऐसे अपॉइंट कर देना है। तो उसमें एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी मुस्लिम कोई नहीं है सर, सिर्फ आपके दरबारी हैं और राहुल, प्रियंका और सोनिया, जिसमें अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हैं। इनके पास तमाम फाउंडेशन है, सब में पड़े हैं। पूछ लिए कितने दलित कितने पिछड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए। जब ये सरकार चला रहे थे तो किसने, कितने ओबीसी, कितने दलित, कहाँ पे, कैसे थे, पूछ लीजिए। लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं ना हमको। तो साहब आज मजेदार बात यह है कि अखिलेश यादव का मतलब, जो आदमी दिन रात पीडीए पीडीए करता हो, जिसको जाति छोड़ के, मतलब हमें अभी तक याद है अखिलेश यादव टीवी पे आके कहते हैं मैं यादव हूं इसलिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो राहुल गांधी के पूरा वो अपनी जाति बता रहे थे कि साहब वो दत्तात्रेय और कुल के और कौल ब्राह्मण और जनेऊधारी, जाति कैसे पूछ लिया? मतलब साहब इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो जाति के अलावा कोई और बात करता हो, जाति के अलावा बात ही नहीं होती, और आप किसी जाति कैसे पूछ लिया? और शशि थरूर की पुस्तक की बात कर रहे थे आप अनुपम जी। जी हाँ, आज अनुराग ठाकुर ने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि साहब शशि थरूर की एक क्या किताब है, द ग्रेट इंडियन नॉवल, उसमें उन्होंने नेहरू को धृतराष्ट्र कहा। इसमें एकदम तूफान हो गया, और शशि थरूर जो बहुत वाक्पटु माने जाते हैं, आज एकदम चुपचाप रह गए, खामोश रह गए। बाद में उन्होंने कहा मैं तो व्यंग कर रहा था। मेरा अपने दर्शकों से अनुरोध है कि जो अंग्रेजी पढ़ सकते हो वो इस नॉवेल को जरूर पढ़ें, जो ना पढ़ सकते हो वो हिंदी में पढ़ें, इसको, इसका अनुवाद पढ़ें, इसके बारे में जानें। आप सुन के हैरत में रह जाएंगे। पहले मैं, जब ग्रेट इंडियन नॉवेल जब शुरुआत में आई थी, मैंने सोचा था ये पन है द ग्रेट अमेरिकन नॉवेल पे वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में मैंने देखा तक द ग्रेट इंडियन नॉवेल यानी महाभारत, वो महाभारत का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा साहब, महाभारत के अंदाज में भारत के इतिहास पूरा गूंथ के रख दिया है। गजब कर दिया है मुखर्जी। कांग्रेस पार्टी को कौरव पार्टी कहा है, नेहरू को धृतराष्ट्र कहा है, और कहा है कि धृतराष्ट्र के एक पुत्री पैदा होती जो 100 कौरवों के समान थी, उसका नाम था प्रिया धृतराष्ट्र, जो प्रियदर्शनी इनका नाम है ना, हाँ प्रियदर्शनी, हाँ। तो प्रिया धृतराष्ट्र का 100 कौरव के समान। आप सोचिए साहब, पटेल को विदुर कहा है, जिन्ना को कर्ण कहा है, गांधी को गंगा जी कहा है, और साहब गांधी को लेके क्या क्या लिखा है। कहा वो साहब बकरी का दूध पीते थे, वो गाय का दूध नहीं पीते थे, और अपनी बहन समान स्त्री के साथ बिस्तर में घुस गए केवल अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेने के लिए, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जैसा आप जानते हैं। गांधी को भी धो दिया, नेहरू का तो वो हाल कर दिया कि कहा कि जब उनकी पत्नी, और नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, जिनको हम जानते हैं, जिनको उन्होंने इसमें नाम दिया भाई कि गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी, कि जब गांधारी मर रही थी, अपनी बिटिया को जन्म दे के मर रही थी, तो उस समय धृतराष्ट्र वाइसरॉय की बीवी से चक्कर चला रहे थे। ये शशि थरूर ये लिख रहे हैं। शशि थरूर की किताब में ये सब। अरे साहब सुने तो, मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, मैंने इस पे आज घूमता आईना पे इसको बड़े विस्तार में एक शो किया है, और दर्शक चाहे तो एक बार जरूर देखें। और उन्होंने कहा साहब, जो उनका नाम दिया, लॉर्ड माउंटबेटन का नाम दिया कि इंडिया के वाइसरॉय विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट ध्रुपद, ध्रुपद ध्रुपद द्रौपदी के बाद थे, और द्रौपदी उन्होंने बताया है लोकतंत्र को, लोकतंत्र को उन्होंने द्रौपदी नाम दिया है, और लॉर्ड माउंटबेटन को ध्रुपद नाम दिया, और कहा उनकी जो पत्नी थी जॉर्जिया ध्रुपद, तो इधर एक गांधारी मर रही थी और वो जॉर्जिया ध्रुपद के साथ इश्क लड़ा रहे थे। उन्होंने ये लिखा है कि साहब बंटवारे के दौरान भारत में खून की नदियां बह रही थी, और भारत के प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र को इश्क लड़ाने से फुर्सत नहीं, ऐसे लिखा था। मतलब कमाल कर दिया। मैं तो आपको बता रहा हूं। तो ये पुस्तक इन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेंट क्यों नहीं की? कौन पढ़ता है साहब वहां पे? ये तो आज चर्चा में ला दिया अनुराग ठाकुर ने। और आपको बता दूं कि घूमता आईना के अलावा आपका पहला प्रोग्राम है जिस पे चर्चा कर रहा है, अभी तक किसी ने इसको उठाया नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि अभी उठ जाएगी आज। बल्कि जगदम्बिका पाल साहब जो उस समय चेयर में थे, पीठासीन अधिकारी, तो उन्होंने बड़ी महीन चुटकी ली। उन्होंने अनुराग ठाकुर से कहा क्या कर रहे हो भाई, तुम शशि थरूर को कांग्रेस में रहने दोगे कि नहीं रहो, तुम तो शोकॉस करा दोगे। तो एक बात तो तय है, जब जगदम्बिका पाल साहब ने ये पुस्तक पढ़ी हुई है, तो उन्होंने ये पुस्तक पढ़ी हुई है। और अगला सवाल तो मेरा भी यही है कि इस खुलासे के बाद शशि थरूर
रह पाएंगे कांग्रेस में? देखिए सर, अब शशि थरूर पॉपुलर कब से हुए? शशि थरूर को पहले हमने उड़ता उड़ता जाना कि भाई शशि थरूर करके एक है, वो यूनाइटेड नेशंस में है और सेक्रेटरी जनरल का चुनाव लड़े हुए। लेकिन शशि थरूर एकदम से चर्चा में आए जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारत की जबरदस्त वकालत की और अंग्रेजों को धो के रख दिया उनकी मान में। तो शशि थरूर की जो राष्ट्रवाद है उनका, जो उनका नेशनलिज्म है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आप उनकी पुस्तकें पढ़ें तो उन्होंने अच्छे से अंग्रेजों को उन्हीं की मान में धो डाला कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया हमारे साथ और किस कदर तुम हमारे कर्जदार हो वगैरह वगैरह। हाँ, वो वो तो तो चर्चा थी भाषण उनसे। उनका उपलब्ध है, वो भाषण तो। जी जी। और बड़ा अद्भुत अद्भुत है साहब। हाँ, हम्म तो हम्म हम्म। हाँ, तो उनके राष्ट्रवाद में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस पार्टी में हैं, जिस सीट से टिकट लड़ते हैं, उनकी अपनी चुनावी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी चुनावी मजबूरियां हैं। बाकी उनका जो पूरा नैरेटिव है, मेरा दावा है कि इस किताब के अलावा भी थरूर जो बातें कहते हैं वो बहुत कुछ। आप देखिए, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, अरे अभी मुश्किल से साल भर पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तो एक परिवार की चलाने वाली चलने वाली पार्टी है। जिस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लड़े तब भी उन्होंने कहा था वो तो एक परिवार की पार्टी है। तो सीधे बोलते हैं एकदम से। अब लेकिन यह है कि थरूर जो है वो लेफ्ट लिबरल्स के दुलारे हैं, उनको हटाना इनको भारी पड़ जाता है। क्योंकि जो वो जो लिबरल मीडिया है, जो तो शशि थरूर अंग्रेजी बोलते हैं, एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोलते हैं, गुड लुकिंग हैं और महिलाओं के साथ उनके बहुत ढेर सारे चर्चे होते हैं। तो जो लेफ्ट लिबरल लॉबी के जितने सदगुण गुण अवगुण जो भी आप समझ लें वो हैं, वो सब है उनके अंदर। तो इसके चलते वो लेफ्ट लिबरल लॉबी के बड़े दुलारे हैं। तो ये उनका कुछ कर नहीं पाते हैं, बस जी तोड़ के उनको चुनाव हरवा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का, बाकी उनका कोई बिगाड़ नहीं पाते हैं। शशि थरूर ने इस बार चुनाव लड़ने से पहले संकेत दिया था कि शायद ये उनका आखिरी चुनाव होगा। मैं आज आपके प्रोग्राम में दावा कर रहा हूं कि उन्होंने अपना आखिरी चुनाव कम से कम कांग्रेस पार्टी से तो उन्होंने लड़ लिया। कांग्रेस पार्टी से मैं उनको दोबारा चुनाव लड़ते नहीं देख रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है आज के बाद, अनुराग ठाकुर के बयान के बाद, हम लोग के प्रोग्राम के बाद, तमाम लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, इस पे मीम्स बनेंगे, सोशल मीडिया पे आएगा। वो तमाम लोग जिन्होंने उनकी किताबें नहीं पढ़ी हैं खोलेंगे, पढ़ेंगे। तो और आज भी थरूर ने सिर्फ जयराम रमेश। इतना ही कहा कि साहब, कि मैं तो साहब सिर्फ व्यंग कर रहा था। तो व्यंग में कांग्रेस पार्टी को कौरव पार्टी कहना, इनको धृतराष्ट्र कहना नेहरू को, और कौरवों की जगह इंदिरा गांधी को रखना, इंदिरा गांधी की साजिशें बताना उसमें। अच्छा साहब, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी तक का जिक्र है। नेहरू के बारे में उन्होंने लिखा कि धृतराष्ट्र चीन से युद्ध हार गए तो उनको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गए। और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाना, उनका अदालत से उनका डिस्क्वालीफाई हो जाना, सब पूरा उन्होंने इतिहास साहब उन्होंने। अच्छा, जैसे महाभारत है वो 18 अध्याय में है, तो इस पुस्तक के भी 18 अध्याय रखे गए हैं। महाभारत के 18 अध्याय हैं। महाभारत युद्ध भी 18 दिन चला था, 18 अक्षौहिणी सेना थी उसमें। तो इसी तरह इस पुस्तक के भी 18 अध्याय रखे गए हैं। ये महाभारत का एक स्वरूप है जिसमें इन्होंने भारतीय राजनीति को गजब का गूंथ के प्रस्तुत किया है। यानी गांधी नेहरू परिवार को मैं शशि सर आपसे थरूर ने निवेदन ही। करूंगा कि एक बार द ग्रेट इंडियन नॉवेल पे भी एक शो रखिए। मैं किताब बिल्कुल पढ़ी है और मैं आपको बड़े डिटेल में बताऊंगा कि कब साहब क्या क्या कैसे कैसे हुआ। बड़ी सही। दिलचस्प कहानी उन्होंने बना के रखी है सर। और खास अनुराग तौर से जब, ठाकुर अनुराग ठाकुर खास, का एक और भाषण का अंश मेरे पास है, उसको सुनते हैं जरा। जी हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? क्या कहेंगे साहब, राहुल गांधी इसके बाद सुधरेंगे या और फजीहत कराएंगे अपनी पार्टी की? और अभी
कपड़े उतरवाएंगे अतीत के, वैसे तो ऐसा लगता है मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि अगर तुम नंगई पर उतरे हुए हो तो हम तुम्हें और नंगा करने में मदद करेंगे। एक तो साहब अभी अभी मेरे पास किसी मित्र का मैसेज आया, उसने मुझे करेक्ट किया। इंदिरा गांधी के नाम उसमें प्रिया दुर्योधन है उस नॉवेल में। ओके ओके। धृतराष्ट्र नेहरू को कहा है और इंदिरा को दुर्योधन कहा है। आप सोचिए जरा। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी के साथ एक बहुत जबरदस्त बात है साहब। उन्हें कोई भी बात कहने के लिए कोई ना फैक्ट चेक करना पड़ता है, ना उनको सोचना पड़ता है कि मैं क्या कह रहा हूं। कल मैं सुन रहा था वो चक्रव्यूह पद्मव्यूह की बात कर रहे थे, कहा कि चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी, अरे भाई चक्रव्यूह द्रोणाचार्य ने महाभारत के 13वें दिन बनाया था, पद्मव्यूह द्रोणाचार्य ने ही महाभारत के 15वें दिन बनाया था। पद्मव्यूह चक्र की तरह होता है, पद्मव्यूह एक रथ के आकार का होता है जिसके बीच में कमल होता है। तो साहब चूंकि उनको कमल चाहिए था, कमल का फूल चाहिए था, भाजपा का चुनाव निशान चाहिए था, मोदी का सीना चाहिए था, तो उन्होंने चक्रव्यूह पद्मव्यूह को एक कर दिया साहब। वो मतलब आप देखें ना, वो 13वें दिन बना, वो 15वें दिन बना, दोनों की आकृति अलग है, दोनों चीजें अलग है। लेकिन राहुल गांधी होने का यही तो एक बढ़िया बात है ना कि कोई फैक्ट चेक नहीं करना है, तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, जो चाहे कह दें। और उससे मजेदार बात है कि राहुल गांधी से कोई अपेक्षा भी नहीं करता कि वो कुछ बड़ी तथ्यात्मक बात करेंगे। तो अब लेकिन ये है कि जिस तरह की उनकी बातें चल रही, देखिए उनको हल्के में ना लें, जिस तरह की बातें वो लगातार करते रहते हैं। अभी उनको धीरे धीरे नैरेटिव पकड़ लेती हैं, और जो आम आदमी है जो सड़क पे है वो अक्सर करके उनकी बातों से दिग्भ्रमित भी हो जाता है। तो इसका तो देखिए संसद के अंदर जो हो रहा है उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन संसद के बाहर राहुल गांधी जितनी तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है कि उनको लगातार चुनाव उसको कानूनी लपेटे में लेना चाहिए। राहुल गांधी सुधरेंगे, आप कैसे कह रहे हैं साहब? सुप्रीम कोर्ट में जाके चौकीदार चोरे में बिना शर्त माफी मांग के आए, फिर वहां जाके माफी मांगी जिसमें उन्होंने गांधी का हत्यारा कहा था आरएसएस को। अब यहाँ पे जाके मुकदमा हो गया, यहाँ जाके रहे मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो वो केजरीवाल सुधर गए क्या? उनका तो देखिए इन्होंने केजरीवाल से अदा सीखी है। केजरीवाल की अदा क्या है कि साहब चुनाव के बीच में जो चाहे इल्जाम लगा दो, जो चाहे इल्जाम लगा दो, चुनाव के बाद जाके माफी मांग लो। तो बस राहुल गांधी वही कर रहे हैं। तो जो केजरीवाल कौन सा सुधर गए, राहुल गांधी कौन सा सुधर जाएंगे? राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक, जैसे कल मैं सुन रहा था कि जब वो अजीत डोभाल को उन्होंने बीच में घसीटा। ओंकार जी मुझे तो याद नहीं पड़ता, आप सीनियर हैं, आप बताएं कि कभी इससे पहले भी क्या कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पार्लियामेंट में घसीटा गया? क्या बात कर रहे हैं? अरे साहब, जब ये सेना को नहीं बख्श रहे तो सेना को नहीं बख्श रहे, इससे आप जाके इससे सैनिकों के पास बैठ के कहते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हारे अफसर मलाई खा रहे हैं, तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने सिर्फ इतना कह दिया था कि पुलिस वालों को इंदिरा गांधी के अवैध आदेश मानने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी ने इतनी इस बात में इमरजेंसी लगा दी कि साहब आप तो कहते हैं देश में बगावत करा रहे हैं, आप तो पुलिस नहीं सीधे फौज में जाके इस तरह की बात कर रहे हैं, आप अग्निवीर वालों को भड़का रहे हैं, आप अग्निवीर के शहीदों के जाके झूठ मूठ बातें फैला रहे हैं, उन्हें पैसे नहीं मिले, आप अग्निवीर को लेके लगातार डाउट पैदा कर रहे हैं। आप जब भारतीय सेना जब भी चीन से टकराती है तो आप चीन का पक्ष लेके बोलते हुए नजर आते हैं। चाइनीज वो जो चीनी दूतावास या जो ग्लोबल टाइम्स में जो निकलता है वो आप बोलते नजर आते हैं। मतलब ईमानदारी से। और आज आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को आपने घसीट दिया। भाई याद नहीं पड़ता कभी एनएसए को पार्लियामेंट में घसीटा गया हो। चलिए आपने मोहन भागवत को घसीट दिया बिना संग के, आपका कोई बात निकलती नहीं, चलिए मान लिया। आपने अडानी अंबानी मोहन भागवत साहब को भी ले लिया, ठीक। ये एनएसए को लाने का क्या मतलब था साहब? तो एक मोटी सी बात समझ ले, राहुल गांधी नहीं सर, ये मतलब थोड़ा दुख देने वाली बात है। ये तो आप लगातार आप बाहर विदेशों में जाते हैं तो आप भारत को गाली देते रहते हैं। मुझे मालूम है कि ये, मुझे याद है कि अभी एक दिन ब्रिटेन में बोल रहे थे तो एक बुजुर्ग से आदमी खड़े हुए, उन्होंने कहा बेटा मैंने तुम्हारी माँ को भी यहाँ बोलते देखा था, पर वो विदेशी धरती पे कभी अपने देश को गाली नहीं देती थी। तुम दादी को माँ को नहीं, दादी को, इंदिरा गांधी को। और लेकिन राहुल गांधी ने उनको भी डिसमिस कर दिया। वो तो सत्ता के बीचों बीच पैदा हुए हैं जैसा वो बताते हैं। तो मतलब एक कमाल है साहब, इसको क्या कहा जाए। राहुल गांधी से क्या आप उनसे सुधरने उधरने की गुंजाइश कर रहे हैं? वो तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, एक चीज मैं कहता हूँ, नेशनल हेराल्ड मुकदमे को एमपी एमएलए कोर्ट ट्रांसफर कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट पे कहा कि मुकदमा एक साथ में तय होना चाहिए, नेशनल हेराल्ड मुकदमे को वहां ट्रांसफर करके। राहुल गांधी ये मतलब ये तमाशा आपने मचा रखा है साहब। ये एक जिसे कहना चाहिए कि सारी सीमाएं क्रॉस हो गई। अनुराग का एक और अंश सुन लेते हैं। बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी,
माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जी हाँ, ये तो हम चर्चा कर चुके हैं इस पर। तो साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपम जी। आज आपका इतना ही समय लेंगे क्योंकि आपको कहीं जाना है। तो आप जुड़े फिर भी इतनी व्यस्तताओं के बीच में और महत्वपूर्ण चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने। मैं भी सर दर्शकों को ये जानकारी देना चाह रहा था, खास तौर से द ग्रेट इंडियन नॉवेल के बारे में। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thanks.